मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं माता विमत और मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, आज बिहार के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के ऐसे कारनामे का खुलासा करने जा रहा हूं कि सुनेंगे तो आप भी दंग हो जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना का, जिसमें लगभग सभी तकनीकी चीजों की पढ़ाई होती है। बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। लेकिन यहां ऐसा क्या हुआ कि मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। देखिए वीडियो को अंत तक, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं इसको इस तरह कि नेपाल हमारे बगल में है और नेपाल में जब राजतंत्र हुआ करता था तो हम लोग सुनते थे, कहा जाता था कि मुखे कानून छ, मतलब जो कह दिया वही कानून है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी मुखे कानून छ, जो कह दिया वही कानून है। मतलब नियमों का, परिनियमों का, संविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वैसा ही एक मामला सामने आया और इसमें जो मामला है वो ये है कि 3 समन्वयकों की नियुक्ति होती है और ये समन्वयक पद जो है वो गैर शैक्षणिक पद है। बाद में बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना नियम का अनुपालन किए हुए इन तीनों समन्वयकों को विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापक, जो शैक्षणिक पद होता है, उस पर प्रोन्नत कर दिया जाता है। मतलब उस पद को ही रूपांतरित कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है और इसमें कहीं भी नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। ये तीनों जो समन्वयक हैं, इनको विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत वो सारे लाभ मिलने थे और सेवानिवृत्ति का जो आयु था वो 62 वर्ष था। लेकिन आरोप ये है कि इनका जो इनके पद का जो रूपांतरण किया गया, उसको लेकर न ही इनका वेतन का सत्यापन किया गया, न वेतन का निर्धारण किया गया, न सेवा संपुष्टि कराई गई और सीधे इनके पद का रूपांतरित कर दिया गया, जिसके तहत विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 36A और 36(2) के साथ साथ विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लंघन हुआ। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16 का हनन हुआ है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। देखिए, ये जो तीनों समन्वयक की नियुक्ति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हुई थी, उसमें श्रीमती मनीषा प्रकाश समन्वयक सेंटर फॉर जर्नलिज्म, श्री मनीष पराशर समन्वयक भौतिक अध्ययन केंद्र और सदा असगर मोहिनी समन्वयक नदियों के अध्ययन केंद्र, इस पद पर तीनों आदमी की नियुक्तियां हुई थी, जिनको बाद में शैक्षणिक पद सहायक प्राध्यापक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया था। अब जो मैंने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के 36A और 36B का अनुपालन नहीं हुआ, तो 36(1) और 36(2) क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, 36(1) में दिया गया है कि कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन देना है, ताकि सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके कि यहाँ यह पद रिक्त है और इस पद पर बहाली होनी है, नियुक्ति होनी है। और 36(2) ये कहता है कि अगर आप कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसके लिए संबंधित विभाग से, बिहार सरकार से आपको उसकी स्वीकृति, पद की स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि ताकि उसको रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन यह दोनों ही चीज इस मामले में नहीं किया गया। दूसरी ओर जो मैंने कहा कि विश्वविद्यालय के परिनियम धारा 5 और 6 का हनन, तो इसमें भी वही चीजें हैं कि नियुक्ति के लिए आपको एडवर्टीजमेंट निकालना है और जिस पद के लिए आप नियुक्ति के लिए वैकेंसी दे रहे हैं उसकी स्वीकृति होनी चाहिए सरकार से, विभाग से। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें यह कहा गया है कि संविधान की धारा 16 का हनन,
तो संविधान की धारा 16 में क्या है? इसमें है मौलिक अधिकार का हनन। तो अब दिमाग में आएगी कि भाई इसमें मौलिक अधिकार का हनन कैसे हुआ है? तो हुआ है, और ऐसे हुआ है कि अगर इन 3 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता, विज्ञापन निकलता, तो वैसी स्थिति में इसकी जानकारी लोगों को होती, उन लोगों की होती जो इस पद के लिए अहर्ताओं को पूरा करते हैं, तो उस स्थिति में वो भी आवेदन कर पाते, वो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो पाते और शायद उनका होता भी नियुक्ति। लेकिन चूंकि ये विज्ञापन नहीं किया गया, वैसे वैसे में ये जो मौलिक अधिकार था उन लोगों का जो इसकी अर्हताओं को पूरा करते थे, जो सैकड़ों और हजारों हो सकते थे, उनके अधिकार का हनन हुआ कि वो किसी भी नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं, नियुक्ति के लिए परीक्षा दे सकते हैं, नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। तो ये वो नहीं कर सके, इसलिए यहाँ कहा गया कि अनुच्छेद 16 का हनन हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर मैं ये जो खुलासा कर रहा हूं कहां से कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, यह मामला आया कैसे? तो यह मामला आया है राज्यपाल के सचिवालय से। क्योंकि राज्यपाल के सचिवालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अधिवक्ता भी हैं, सतीश कुमार शर्मा। सतीश कुमार शर्मा ने एक 6 पन्ने का आवेदन दिया है राज्यपाल सचिवालय में, जिसमें लगभग 26-27 पेज का अनुलग्नक है। जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई उसको पुष्ट करने वाला जो सप्लीमेंट्री पेपर्स है, वो सारे पेपर्स दिए गए और उसमें यह सारी बातें कही गई है। इसमें आरोप है कि तत्कालीन कुलपति और कुलसचिव आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के उन लोगों ने शिक्षा विभाग के लोगों से मिली भगत करके, मंत्री से मिली भगत करके, या फिर उनको मुगालते में रख के, उनको आंख में धूल झोंक कर इस पूरे मामले को, इस संचिका को, जिसमें समन्वयक को बना दिया गया था सहायक प्राध्यापक, इसको कैबिनेट सचिवालय भेज दिया गया। और देखिए स्थिति कितनी आश्चर्यजनक कि विश्वविद्यालय से संचिका कैबिनेट सचिवालय तक पहुंचती है और कैबिनेट सचिवालय से कैबिनेट में भी चली जाती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और यही कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है या शक पैदा करता है कि इस पूरे मामले में कुलपति और कुल सचिव के साथ शिक्षा विभाग की मिलीभगत थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर। अब देखिए कि कैबिनेट बजाबते इसकी मंजूरी दे देता है और ये तीनों लोग सहायक प्राध्यापक बन जाते हैं कैबिनेट के स्वीकृति के बाद। और यहाँ फिर वही बात उठता है कि मौलिक अधिकारों का हनन, इसलिए कि देखिए कैबिनेट में भी यही नहीं देखा कि इसमें विज्ञापन हुआ कि नहीं, और विज्ञापन इस पद के लिए जो अहर्ताएं हैं उसको ये पूरा कर रहे हैं कि नहीं, यह भी नहीं देखा कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं, और यह भी नहीं देखा कि एक गैर शैक्षणिक पद से शैक्षणिक पद पर इस तरह कैसे बिना नियमों को देखे हुए, अनुपालन किए हुए कैसे भेजा जा सकता है, और कैबिनेट ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। अब ये जो आवेदक है सतीश कुमार शर्मा, मैंने बताया कि समाज सेवी तो है ही, साथ में अधिवक्ता भी हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनका ये कहना है कि ये जो पूरा कारोबार है जो उन्होंने आवेदन में दिया है, ये जो कृत्य किया गया है यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और मंत्री, इन लोगों ने जो काम किया है वह निश्चित रूप से कार्यहित और जनहित के विरुद्ध है। अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जो आवेदन सतीश कुमार शर्मा ने राज्यपाल के सचिवालय में दिया है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। 2 मई को मतलब परसों बाज़ाब्ता राज्यपाल के सचिवालय के अपर जो सचिव हैं
महावीर प्रसाद शर्मा, उन्होंने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र लिखा है और आरोप पत्र को संलग्न करते हुए ये बताया है कि ये आरोप है, इससे संबंधित पूरा सांगोपांग आप प्रतिवेदन दीजिए 3 दिनों के अंदर में कि आरोप सही है, नहीं है या जो भी है, इस पे आप अपना प्रतिवेदन दीजिए। अब जैसे ही यह मामला पहुंचा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कि एक हड़कंप मच गया और तुरंत 3 तारीख को, मतलब कल ही, विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इन तीनों व्यक्तियों को, जिनमें श्रीमती मनीषा प्रकाश है, मनीष पराशर है और सदा असगर मोइनी है, इन तीनों लोगों को पत्र जारी किया है और उनसे भी कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर ये जो आरोप है इस पर आप अपना प्रतिवेदन दीजिए। अब देखने वाली बात है कि प्रतिवेदन में किस तरह इसे बताया जाता है, क्या आता है, किस तरह नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया, ये सारी चीजें उस प्रतिवेदन से सामने आएंगी और उसके बाद राज्यपाल महोदय अपना निर्णय लेंगे। लेकिन एक और समाचार है और यह समाचार बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन में शिक्षा विभाग का मतलब के पाठक, और के पाठक चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, छोटी से छोटी भी चीज हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, ईमानदार हैं, ये सब बताते हैं, सब कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इसकी बात की कि इतने अच्छे पदाधिकारी हैं, इनके विरुद्ध में लगे हुए हैं लोग। तो भीतर की बात यह है, सूत्रों की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी के पाठक साहब को भी हो गई है और इसको लेकर वो संजीदा है और एक तरह से कहें कि इसकी जांच प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है। अब वैसे में अगर मामला सामने आता है और यह स्पष्ट होता है कि इसमें गड़बड़ियां की गई हैं, जो आरोप है सतीश कुमार शर्मा का, तब क्या होगा? और तब 2-3 सवाल जरूर सामने आते हैं। सवाल ये कि क्या पुनः इन तीनों लोगों को जो गैर शैक्षणिक पद से शैक्षणिक पद पर रूपांतरित कर दिया गया था, पद को ही, क्या इनको वापस वहीं भेज दिया जाएगा? एक और प्रश्न है कि कैबिनेट ने बिना देखे सुने समझे इसकी स्वीकृति दे दी थी, तो क्या कैबिनेट पुनः इस पर संज्ञान लेते हुए अपने स्वीकृति पर अपना जो उन्होंने मंतव्य दिया था उस पर विचार करेगा? और एक और प्रश्न उठता है कि क्या जानबूझकर अगर ये गलती की गई है तो उस स्थिति में जो ये करने वाले लोग हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? और एक और बड़ा प्रश्न जो सामने खड़ा होता है कि इन लोगों को, अगर इनकी नियुक्तियां गलत हैं, जिसका आरोप सतीश कुमार शर्मा लगाते हैं, उस स्थिति में इन लोगों ने जो अतिरिक्त भुगतान लिया है, क्या उसकी वापसी होगी? क्या वो वापस होगा? देखते हैं क्या होता है, क्या निर्णय आता है राज्यपाल की तरफ से और अगर के पाठक इसे देख रहे हैं तो उनकी तरफ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि विश्वविद्यालयों में, जिसको लेकर के पाठक संजीदा थे और फिर विश्वविद्यालय और ये के पाठक शिक्षा विभाग के बीच में जो ये तल्खियां चल रही थी, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ मामला है और वो मामला है विश्वविद्यालयों में जो अनियमितताएं हैं और विश्वविद्यालय में जो घोटाले हुए हैं। मैं ऐसे कई घोटालों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं निकट भविष्य में। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वह भी समझें कि आखिर किस तरह संचालित किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय। और इससे संबंधित अगर कोई जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं और इन सारे बिंदुओं पर आप अपना विचार, अपना मंतव्य, अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।